Welcome back to live transmission of Business Plus on Livewire. In this section, we discuss various sectors which we think is suffering or which has important implication on the society. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर हमें नज़र आता है, इसीलिए हम इस पर रोज़ाना बात करेंगे और करते रहेंगे जब तक हुक्मरानों के कानों पर कुछ असर ना हो. Agriculture sector, which is contributing 20% of the GDP of the country and which absorbs 43% of all employment, is in serious trouble. Let's talk about agriculture. Last year agriculture में negative growth हुई है 0.9 की, which is a very big reversal from 2.53% increase in 14-15, 2.5 in 13-14, 2.68 in 12-13 and 3.62 in 2011. तो ये बहुत दिनों के बाद एक नेगेटिव ग्रोथ देखी है. उसमें जाहिर है कॉटन ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जहां हमने देखा कि 15 मिलियन से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 10 से भी नीचे आ गई. And it has in fact affected all sectors of the society including textile. तो ये इस सेक्टर को इतना बड़ा सेटबैक क्यों हुआ? क्या ये बीटी कॉटन ना होने की वजह से हमारे कॉटन की क्रॉप में इतनी कमी आई या कोई और फैक्टर्स थे? क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन में इंडिया में तो कोई कमी नहीं आई, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट डोर, एक बॉर्डर है दाहिने, उधर कुछ मामला और हैं. क्या ये इनपुट कॉस्ट की वजह से है? कहते हैं इंडिया में फर्टिलाइज़र 500 का मिलता है और जो यहाँ 1400, 1500, 1600 का बेचते हैं, कहते हैं बड़ा सस्ता बेच दिया हमने. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं 5 रुपये की मिलती है, यहाँ सिंध में मेरे ख्याल में 12 रुपये की है, पंजाब में 10 रुपये की है. क्या ये फैक्टर्स हैं? नाज़रीन, एग्रीकल्चर पर हम बात करेंगे. इसी दौरान हम आपको इंट्रोड्यूस कराएँ. हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, जो कि चेयरमैन हैं सिंध बलूचिस्तान रीजन, फॉर्मर चेयरमैन सिंध बलूचिस्तान रीजन के हैं एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन. ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको हम जिससे बड़ा डरते थे कि भाई ये बड़े पावरफुल लोग हैं, नून लीग तो उनके पॉकेट में है, प्राइम मिनिस्टर भी पॉकेट में है. लेकिन सर आजकल ये लोग जो है ना आम गरीबों की तरह ऐसे ऐसे इश्तहार देते हैं अखबारों में कि भाई कुछ दे दो, RPO दे दो. RPO वो चीज़ होती है, इट्स लाइक ए चेक विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट, रिटर्न ऑफ फंड. लेकिन वो चेक को कहते हैं कि जी आओ आप फिर से इस पर बात कर लो, विच इज़ अमेजिंग. ऐसी है कि जैसे मैं आपको आपने काम किया मेरा, मैंने आपको चेक दे दिया, उसके बाद कहो कि नहीं वो गलती से चेक दे दिया था, और फिर से बात करो कि मैंने क्यों चेक दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा. तो आप जाके FIR कटवा देंगे, लेकिन ये लोग FIR भी नहीं कटवा सकते. कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, सब एग्रीकल्चर पे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे. दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स होती हैं एग्रीकल्चर को बड़ा इंपॉर्टेंस देती हैं. जैसे मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ सर इतनी ज़बरदस्त लॉबी है एग्रीकल्चरिस्ट की कि उनके डिमांड रिजनेबल हो, अनरिजनेबल हो, सब मान लिया जाता है. एक डिमांड जब मैं वहाँ हॉलैंड में था तो हुआ कि जी हमें ज़बरदस्त वो दो, सब्सिडी दो ऑन मेंटेनिंग काउज़ बड़े वहाँ बहुत हैं, तो 1 मिलियन यूरो का सब्सिडी दिया जाता है. इसी वजह से शायद दूध की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई. आइए हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हुसैन नवाज शाह साहब, उनसे पूछते हैं कि ये हालात ऐसे इतने अबतर क्यों हो गए. हेलो शाह साहब, वेलकम टू द शो साहब. एग्रीकल्चर के हालात बड़े ख़राब हैं एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग ए वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी. नेगेटिव ग्रोथ, कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत कमी. क्या वजूहात आप समझते हैं इसके? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहली बात कि हम ये कॉटन के बारे में लास्ट 2-3 साल से ये कह रहे हैं कि कॉटन के साथ 2-3 मसले हैं. अगर आप इनको तवज्जो नहीं देंगे तो ये एक वाइटल क्रॉप हमारे हाथ से चला जाएगा. ये वाइटल क्यों है, इसके तो बहुत वजूहात हैं, लेकिन ये हमारे हाथ से जाने की वजूहात इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप देखें आखिरी 3 से 4 साल में कि इनके रेट जो है ना तवातर कम होते रहे. इट हैज टच द पीक ऑफ 4,000 रुपीज पर 40 kg और वो पास्ट ईयर्स में 1600-1700 रुपए तक पीक गया है. एक बात. और दूसरी बात ये है क्योंकि इट इज वेरी ससेप्टेबल टू डिजीजेस एंड पेस्ट, तो जो बीटी वैरायटी थी वो भी लोग और फार्मर्स को जेबों में भर के लेके आए थे. तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस ऑथेंटिकली नहीं किया था. वो चीज आने से
जो पाकिस्तान का किसी जमाने में ख्वाब होता था 15 मिलियन बेल्स का, तो हमने मैक्सिमम पाकिस्तान में 14.8 मिलियन बेल्स तक भी प्रोड्यूस की हैं। तो चूंकि इस चीज को हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई, लोकली उसमें प्योरिटी कम होती गई, मिक्सिंग होती रही, तो उसकी वजह से उसमें वो डिजीज का अंतर भी बढ़ता रहा, जिसकी वजह से पर एकड़ यील्ड भी कम होती रही। इन वजूहात ने मिलकर ये किया कि लोगों को कॉटन की प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो गई, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्शन कम होती गई। इस हद तक के लास्ट ईयर हमने कोई 10.2 मिलियन बेल्स के करीब हमने इसको अटेन किया है। आखिरी 3 से 4 साल में एक और चीज जो हुई है वो ये हुई है, कमोडिटी प्राइसेस वो सप्रेस रही हैं, वो धान की हो या उसकी वीट की हो, तो वो सप्रेस रही हैं। और हमारे पास उसकी अप्रोप्रिएट कोई ना इनपुट कंट्रोल प्राइसेस कोई उसमें है, अलावा इसके कि हमने यूरिया के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ हमने सब्सिडी दी है, लेकिन वो आज भी इंटरनेशनली जैसे हिंदुस्तान से हमारे पास आज कोई मोर देन डबल द प्राइस हमें रहता है। हिंदुस्तान में कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो सस्टेन्ड इसलिए रही है कि वहां पे एक सपोर्ट प्राइस है जो वो हमेशा मिलती रही है। उससे फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान 2015 में हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, इंडियन कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो और वहां पे प्रोडक्शन हमने जाके उनको सपोर्ट किया, बल्कि हमने अपने ग्रोवर्स को सपोर्ट नहीं किया। तो ये थोड़ी सी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आते रहे। आखिर में जी 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को कैपेसिटी अपने पास क्रिएट करनी चाहिए थी, वो पॉलिसी की हो, इनेबलिंग एनवायरनमेंट की हो, उसकी वायबिलिटी की हो, तो वो आपको कोई भी इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अंडर प्रेशर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ास तौर से जो आपने कॉटन की बात की उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे विद मिस्टर आसिफ इनाम साहब से टेक्सटाइल के बारे में, हाउ दिस कॉटन प्रोडक्शन हैज़ इम्पैक्टेड टेक्सटाइल। नाज़रीन, टेक्सटाइल सेक्टर क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर यही है कि हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, हम चाहे तो इस कॉटन को एक्सपोर्ट कर दें, जैसे अंग्रेज़ों के दौर में हुआ करता था। प्रोसेसिंग जो होती थी वहाँ धागा भी बनता था, वहीं कपड़ा भी बनता था, फिर वो कपड़ा बना के हमें कहते थे पहनो तब बाबू कहलाओगे। तो गांधी ने कहा हम नहीं पहनते, उसको जला दिया उसने। तो अब क्या सिचुएशन है जनाब? कॉटन क्योंकि प्रोड्यूस होती है हमारे मुल्क में, और पहले ज़्यादा होती थी अब कम होती है, तो हम उससे धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से फिर टी शर्ट शर्ट सब कुछ बनता है। तो ये एक वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री है जो कि बड़ा वाइटल है पाकिस्तान के लिए। अब कॉटन की प्रोडक्शन ही कम हो गई तो क्या ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? इस सिलसिले में बात करेंगे आसिफ इनाम साहब से, फॉर्मर चेयरमैन सिंध एंड बलूचिस्तान एप्टमा। सर, ये कॉटन की प्रोडक्शन की कमी आप लोगों को इतना इम्पैक्ट कर रही है कि आप इस तरह के इश्तिहारात दे रहे हैं? जी, ये इसका कॉटन की कमी से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो हमारा जो सेल टैक्स रिफंड है RPO जो पिछले 2-3 साल के भी हैं, और प्लस ये है कि जब ज़ीरो रेटिंग हुई थी तो कुछ मामलात हमारे तय हुए थे कि इन आइटमों को भी ज़ीरो रेट कर दिया जाएगा, जिसमें मशीनरी और वो तमाम चीज़ें शामिल थी, एसेसरीज और बहुत सारे आइटम हो जाएंगे, जिसका धागा वगैरह तो हो गया ज़ीरो रेट, हो गया, मगर जैसे मशीनरी की इम्पोर्ट थी और सर्टन स्पेस वगैरह हैं, तो उसमें हमारा ये व्यू था कि वो 2005 में जैसे ये सक्सेसफुल चला था तो वही लिस्ट को जो है वो फॉलो किया जाए। वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मज़ीद रिफ़ंड जो है वो खड़े होते गए। अब पोजीशन ये है कि जब मशीनरी आती है या हम स्पेयर ख़रीदते हैं तो उस पर हम 17% जो है वो सेल टैक्स देते हैं जी, सेल टैक्स दे देते हैं जी, और उसको फिर हमें रिफ़ंड क्लेम करना होता है, तो वो एक लायबिलिटी रिकरिंग है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से, खैर इसमें मशीनरी का भी बहुत बड़ा एलिमेंट था, तो वो जो अब इन्होंने नई पॉलिसी दी है अपना 15-16 जनवरी को, उसमें तो उसको ज़ीरो कर दिया है, तो उससे हमारे कुछ रिफंड्स आगे बनने कम हो जाएंगे। अच्छा, ज़ीरो कर दिया इसका मतलब चार्ज ही नहीं होगा, तो रिफंड का सवाल पैदा नहीं होगा। इसकी थीम ही यही थी कि चूंकि ये 80% जो है वो एक्सपोर्टिंग पैकेज आया था, तो हमने तो यही जो हमें एक आम आदमी को से समझ में आया कि गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त रिलीफ दे दी, हर चीज़ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। देखिए पैकेज के 2 जुज़ थे, एक जुज़ तो तकरीबन जिसमें
रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी छोड़ना था। जैसे आपने भाई ने खुद बताया कि जी कॉटन पैदा ही नहीं हो रही, जब आप कॉटन पैदा नहीं हो रही तो मरे को 100 दुर्रे उस पर ड्यूटी भी लगा दें। तो जब एक नेसेसिटी, हमने तो धागा बना के ही एक्सपोर्ट करना है या कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करना है या गारमेंट वालों के पास धागा होगा तो उसकी बनाएंगे कॉटन होगी तो धागा बनाएंगे ना। तो अब उसकी अवेलेबिलिटी बजाय इसके कि कॉटन की क्रॉप कम होती है। ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क में जहाँ पे एप्टमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है, सबको पता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर, साथ साथ आपके जो इश्तहार देते हैं उसमें वो भी आ जाता है, जो वैल्यू एडेड वाले गारमेंट वाले, वो भी बहुत बड़ा सेक्टर ऑफ सोसाइटी है। आप लोगों की कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है? देखिए ये तो सारा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। जब आपकी प्रायोरिटी एक्सपोर्ट नहीं है, आपकी प्रायोरिटी कोई इस मामले में नहीं है तो आप उसको नहीं। ये गवर्नमेंट को लाया कौन है? आप हम तो समझते थे कि एप्टमा लाया है। नहीं, एप्टमा की तो कोई ऐसी पावर नहीं है। नहीं, आप मतलब यू फेवर नून लीग के भाई अच्छे लोग हैं, पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वी हैव टू एंगेज विद ऑल द गवर्नमेंट्स, चाहे जो भी पावर में हो। तो नॉर्मली हमारा स्टांस एज अ चेयरमैन या मेजर जो एसोसिएशंस का है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज वी हैव टू डील विद ऑल द गवर्नमेंट। वी रिमेन न्यूट्रल दैट हूएवर इज द किंग इज, उसी के साथ चलना है बिकॉज वी कांट अफोर्ड कन्फ्रंटेशन विद एनी गवर्नमेंट। हाउ कैन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इग्नोर सच इंपॉर्टेंट लॉबीज like agriculture, like APTMA, like exporters of garment? इसमें a lot of मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस का भी कसूर है। आई हैव सीन माई सेल्फ कि जिसके अंदर सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स रहे, उन्होंने आके कहा है कि जी हम तो हैं इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी। अच्छा, तो जितनी इम्पोर्ट हो रही है वो तो हमारा बेस पैसा कहाँ से लाओगे भाई? तो वो ये सवाल अब आप जो एंकर्स होते हैं उनको पूछना चाहिए कि भाई आज 20 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई, 28 बिलियन का ये तकरीबन जो डेफिसिट है, ये 4 साल में हमें $100 बिलियन और बोरो करना है। उस अब 6-8% से कम तो नहीं बोरो करेंगे, तो 8 बिलियन ये और 80 पे हम पहले पहुंचे हुए। क्या $200 बिलियन का मकरूज पाकिस्तान $16 बिलियन सूद दे के जो उसकी एक्सपोर्ट का 70-80% होगा, बल्कि मेरे ख्याल में रेट और ही ज़्यादा हो जाएगा जब आप जितना ज़्यादा बोरो करेंगे। तो जो देने वाला है वो भी देखता है कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, आपकी कैपेसिटी है या नहीं रीपे करने की। कैपेसिटी नहीं है तो क्यों देगा आपको? तो अब आप जब इस टाइप के लोगों को एंटरटेन करेंगे चैनल्स पे कि जी जो आके अपना बिल्कुल कहें कि जी कोई परवाह नहीं है, एक्सपोर्ट गिरती है तो गिरे, तो और वो बल्कि अप्रिशिएट किए जाते हैं वो लोग के। नहीं सर, मगर बात ये है कि जब हम नून लीग की बात करते हैं, वो आप जैसे बिजनेसमैन थे, बचपन से उन्होंने फैक्ट्रियाँ चलाई हैं, एक्सपोर्ट भी किया होगा, तो उनसे तो ये तवक्को नहीं की जा सकती कि कोई टीवी चैनल पे कोई भी आके एकेडमिशियन बकवास करके चला जाए और उस पे वो चलेंगे। इट्स अ जनरल थीम दैट वी आर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी एंड वी शुड फैसिलिटेट इंपोर्ट। बाकी अब सारी इंडस्ट्री बंद कर दो, मतलब इट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म, यस इट्स ओके, बट अब उसका हैंगओवर जब आएगा तो इट्स वेरी पैथेटिक। सर, इस इश्तिहार से पहले आपका एक और इश्तिहार देखा, इसी अखबार में आप देखें ना, इसमें आज मार्च का डेटा है, वी हैव अ डेफिसिट ऑफ $3.2 बिलियन एक मंथ में। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें, रिकॉर्ड हाई। अब इसको 36 की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखें कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड वी हैव अबाउट 3 बिलियन प्लस। तो आप 3 बिलियन का बेस बनाएं तो 36 बिलियन से 38 बिलियन आपका डेफिसिट नेक्स्ट ईयर में होगा। 18 बिलियन की रेमिटेंस हटाएं, 7 बिलियन का सर्विस और दूसरा डेफिसिट लगाएं, तो आपको 27-28 बिलियन डॉलर सालाना बोरो करना है, या आपके ज़खायर 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। आइदर ऑफ द टू हैज़ टू हैपन। अब आप कितना परपेचुअल बोरो करेंगे? आर यू गोइंग टू बोरो 3 बिलियन अ मंथ? We just borrowed from China 7 मिलियन या क्या था? वो तो हमने न्यूट्रल समझ लिया, वो तो यूरो को रीपे करने के लिए। वो तो अंडरस्टूड है। जब आपने 80 बिलियन एक कर्जा लेके दूसरा उतारते जाओ, ठीक, वो तो हो गया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के वो जो आप बात करें फ्रेश की। व्हाट आई मीन कि जो पिछला देना है वो तो अपनी जगह घुमाना है, प्लस यू हैव टू बोरो फर्दर अबाउट $2 बिलियन अ मंथ नेट। अच्छा सर, ये इस इश्तिहार से पहले आपका एक और इश्तिहार देखा विच लुक्ड वेरी वेरी गुड इन द सेंस कि आपने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड ए प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, बारिंग द नेचुरल एडवांटेज, जैसे अब इंडिया में कॉटन की क्रॉप ज़्यादा है, अभी भाई कॉटन का जिक्र कर रहे थे आपने भी एग्रीकल्चर पे, पंजाब में जो ईल्ड आई थी हाईएस्ट 91 में, वो 876 किलोग्राम पर हेक्टर थी, एंड आई थिंक सो इस साल का तो अभी आएगी फाइनल फिगर, पिछले साल 444 थी। तो अब भाई 4000 का हिसाब लगा रहे हैं, अगर ये 400 की 300 रह जाए तो क्या 6000 दे में? प्रॉब्लम ये है कि हम अनकम्पेटिटिव हो गए, एंड द मेजर क्रेडिट गोज टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द फेलियर
क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट फेलियर इसलिए मैं कहूँगा कि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट सेस लेती है, उनको इंस्टीट्यूट्स को चलाती है, तो फिर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी उन पर। तो दुनिया में अब तकरीबन जो यील्ड है इरीगेटेड में, एक तो हमारे यहाँ पहले ये होता है कि इरीगेटेड और देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉटन ग्रोन इन द वर्ल्ड। एक इरीगेटेड लैंड पे होती है, एक वो होती है जिस पे कुदरती बारिश से फसल उगे। तो दोनों की यील्ड में फ़र्क होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है बारिश हुई नहीं हुई उससे यील्ड इफेक्ट हो जाएगी। फिर प्लस वो इनपुट में भी कंजर्वेटिव रहते हैं कि तो उनकी यील्ड को सबको मिक्स करके कि जी हम तो दुनिया की एवरेज में, भाई आप इरीगेटेड में देखें तो वी आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल में हमारी एवरेज इंडिया की इरीगेटेड एवरेज से आधी भी नहीं है, तो दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ग्रोअर भी अनफॉर्चुनेटली अब उसके पास भी चॉइस कम है। ये आप समझें कि जो ये एरिया जो 60-70 लाख एकड़ पंजाब में काश्त हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि ग्रोअर के पास चॉइस नहीं है, पानी की लिमिटेशंस और कई चीज़ों की वजह, वरना तो शायद मतलब 20 मन पे तो हम कॉटन उगाने का हक भी नहीं रखते इरीगेटेड लैंड पे। हाँ, इट हैज़ बेटर यूज़, इट हैज़ बेटर यूज़ एंड ये हमने देखा भी कि लोग गन्ने की तरफ ज़्यादा चले गए। जो है अब पंजाब की यील्ड 22 मन है, सिंध की यील्ड 32 मन है, ये तो होनी चाहिए 80 और 90 मन इरीगेटेड पे, जो दुनिया में लोग ले रहे हैं, कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया में 1800 है, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, वो आप कहेंगे कि जी जो फर्स्ट डेवलप कंट्री है। अब अंडर डेवलप देख लें, अंडर डेवलप में इजिप्ट इज़ टेकिंग अबाउट 1600, दूसरे और मुल्कों को लेते जाएँ, यानी 1400-1500 किलोग्राम पर हेक्टर, तो इट्स जस्ट कॉमन। असद, ये जो कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट में भी हमें बड़ा जी एनर्जी कॉस्ट है, उस पर रोशनी डालेंगे। एक तो इसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल में डिसएडवांटेज है, विच हैज़ बीन करेक्टेड पार्शली, कि जब तक रॉ मटेरियल सरप्लस नहीं हो जाए उस पर ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा इक़दाम है। तो अब इसके बाद बिजली पे जो है वो तकरीबन हमारे रीजनल कंपटीशन में 4 सेंट से लेकर 7 सेंट तक की बिजली है, 7 रुपये की बिजली। वहाँ 7 की, वहाँ 7 की, उसको 7 पे देने के बाद वहाँ पे रिबेट्स हैं। तकरीबन यान की एक्सपोर्ट पे एन इंडियन एक्सपोर्टर गेट अबाउट 6%। अच्छा। और जो फैब्रिक का है वो 7 और 10 तक जो है वो वहाँ पे रिबेट्स हैं इन लिeu ऑफ लोकल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशंस। अब हमारा मसला ये है कि हम एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम्पीट करें, फिर अनफॉर्चुनेटली पहले तो खैर रॉ मटेरियल का भी इशू हो गया था, उसके बाद अब जो तीसरा फैक्टर आ गया वो इंडियन के रिबेट्स हैं, जो उसको भी कम्पीट करें। पाकिस्तान 4 years ago was the largest exporter of yarn in the world. Now we are में इंडिया की 2nd largest destination of yarn है हम। तो कॉटन का भी जो इस्तेमाल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर यान ही आएगा। और फिर हमारी सारी जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो अब डिपेंड हो गई है इंडिया की सब्सिडी पे। अगर इंडिया सुबह यान पे अपना रिबेट कम कर दे तो यहाँ की वैल्यू एडेड बैठ जाएगी, क्योंकि वो उनके रॉ मटेरियल सप्लाई सोर्स है। यहाँ 40% इंडस्ट्री बंद हो गई है ऑल ओवर पाकिस्तान। ये मैं कराची से खैबर तक की बात कर रहा हूँ, और तकरीबन 30% सिक हो गई है। 2030 जो है वो आप क्रैश सर्वाइवर कह लें, जो कह लें, किसी तरह सर्वाइव। एंड नोबडी वांट्स टू। प्राइस में भी काफ़ी गैप है। फर्टिलाइजर देखिए, इंडिया का मॉडल इज़ टोटली डिफरेंट। इंडिया आपको पता है कि जो उसकी बुनियाद थी वो। बहुत शुक्रिया, टाइम ख़त्म हो गया, अभी बात आपसे बाकी थी। नाज़रीन, आपने ये टेक्सटाइल पे हमारी डिस्कशन सुनी। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एक्शंस क्विकली टू सेव द इंडस्ट्री। 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, 20% बड़ी मुश्किल से किसी तरह सर्वाइव कर रही है। टाइम हैज़ कम टू टेक करेक्टिव एक्शंस। फर्टिलाइज़र की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, कॉटन के सिलसिले में जो प्रोडक्टिविटी की बात हुई है, इन सब पे फ़ौरन इक़दाम लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस इंडस्ट्री को बचा लें जहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।